एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है महाजनपदास। तो आज से मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है दैट इज महाजनपदास, वो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ। और इसके बाद जो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक राइज ऑफ मगधन एम्पायर पे हम बात करेंगे। महाजनपदास से आप क्या समझते हैं? महाजनपद क्या है और इसके मेन सोर्सेस क्या है? तो मेनली जो आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट एंड जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं, तो ये हमें मेजर सोर्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट दिस टाइम पीरियड। तो बहुत कुछ है जानने को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक मैप है, आप देख सकते हो महाजनपदास का, और इसका जो टाइम फ्रेम है दिस इज फ्रॉम 600 BCE टू 300 BCE। तो जो आपको ये ग्रे से मार्क दिखेंगे तो ये सब जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंबोज, गंधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती। इसको हम एक के बाद एक डिटेल में करेंगे, ठीक है। आप जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन सोर्स है महाजनपदास का वो है बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने देखा कि लेटर वैदिक टाइम तक आते आते कुछ टाउन सिटीज बनने लग गई हैं। महाजनपद पदार्थ तक आते आते आप देखोगे कि बहुत इसको, इस पीरियड को एक्चुअली हम सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे टाउन्स बहुत मिलेंगे। क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, जो आयरन टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस हो गई है, बेटर टूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड सप्लाई अच्छा हो रहा है। आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी का क्राफ्ट प्रोडक्शन में, ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स में। तो आपको ये इस तरीके की जो डेवलपमेंट है इस फील्ड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि ट्रेड सेंटर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से सिटीज बन रही हैं, नए नए टाउन्स देखने को मिल रहे हैं। कौन सी एरिया में? यू विल सी गंगा बेसिन में, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखोगे कि काफी सारे जो आर्टिसंस और मर्चेंट्स है, दे आर इनहैबिटिंग इन दीज एरियाज। और अब क्या है, जिस तरीके से वैदिक असेंबलीज थी, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो पूरी की पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। और जो फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम है, ठीक है, जो कि सोसाइटी जो सोशल बेसिस पे डिवाइडेड है, वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसके अलावा जो कल्टीवेटिंग हाउस होल्ड्स है, दे हैव लॉस्ट द राइट टू फाइट। और अब जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व है, जो क्राफ्ट्स कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो इन सब चीजों की वजह से दोज हु आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रॉस्पेरस, वो अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि नए रिलीजन आ रहे हैं, जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एंड यही दोनों जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें इस बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड आप देखोगे कि सोसाइटी में देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, सोशल इक्वालिटी, ठीक है, इन सब की लोग बात कर रहे हैं। एंड यू विल गोइंग टू फाइंड सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। So an important feature of political life in India towards the end of the Vedic period was the rise of large territorial states. तो आपको अब बड़े बड़े, मतलब टेरिटोरियल स्टेट क्या हो गए कि जिनके पास बड़ा एम्पायर है। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो ट्राइब्स हैं, अब ये मिल के जो है टाउन्स बना रही हैं, ठीक है, इकट्ठे हो रही हैं। इकट्ठे होकर इनकी पावर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से ये एक बड़े बड़े आप कह सकते हो स्टेट, देयर फॉर्मिंग स्टेट्स, जिसको हम आगे चलकर बोलते हैं कि महाजनपद बन रहे हैं, ठीक है। और ये महाजनपद में इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो टाउन्स जो हैं, दे आर दी दे टाउन्स एज देयर सीट्स ऑफ पावर। तो टाउन पे मेन पावर है, असली शक्ति जो है वो शहरों में बसती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है महाजनपद का। वैदिक सोसाइटी की हम बात करें अगर, तो जन जन का क्या मतलब होता था? क्लैन, ग्रुप ऑफ ट्राइब या ग्रुप ऑफ क्लैन, ठीक है। अब क्या है कि ये जो जन है, इसने दे हैव मेड प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, अब परमानेंटली एक एरिया में सेटल हो गए हैं। तो जिसकी वजह से आप पोस्ट वैदिक पीरियड में देखोगे कि द ट्राइबल सेटलमेंट्स दे गिव वे टू फॉर्मेशन ऑफ जनपदास, ठीक है, बिकॉज दे आर नाउ सेटलिंग, इकट्ठे हो गए हैं, सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा हो रहा है, हर तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है। तो जिसकी वजह से बड़े बड़े, खैर शुरुआत में तो आप स्मॉल स्टेट्स का जो है एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे। नाउ
which was जिनको हम जनपद कह रहे हैं, they are the small state inhabited by the people from different castes and tribe. तो अलग अलग जातियों से, जनजातियों से लोग इकट्ठे मिलके एक साथ रह रहे हैं, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? किंग कंट्रोल कर रहा है। तो जो जनपद टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? लैंड वेयर द जन सेट इट्स रूट एंड सेटल। तो वो जगह जहां पे जन मतलब ट्राइब, ठीक है, वो आ रही है, और पद की पैर रखना, तो वो एरिया जहां पे वो लोग पैर रखते हैं और सेटल हो जाते हैं, उसको हम जनपद कहते हैं। एंड आप देखोगे कि शुरुआत में तो एक प्रॉपर डोमिनेंट क्षत्रिय लिनेज है जो इसको डोमिनेट कर रही है, कि एक मतलब जो रूलिंग क्लास है कि वो इस क्षत्रिय क्लैन से आती है और वही डोमिनेंट है। बट धीरे धीरे आप देखेंगे इन कोर्स ऑफ टाइम दे ड्रॉप्ड देयर ट्राइबल सिग्निफिकेंस, जो ट्राइब्स हैं वो चीज अब जा चुकी है, एंड फिगर्ड एज टेरिटोरियल यूनिट्स एंड और रीजन्स। तो अब वो ट्राइबल सिग्निफिकेंस जाके अब बड़े बड़े जो स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। So the changes in the relationship between the Jana and area over which it wielded control helped towards the formation of the Mahajanpads by the 6th century BCE. तो अब ये रिलेशन बदल गया है, पावरफुल हो गए हैं लोग, ठीक है, एरिया बड़ा हो गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, डेवलपमेंट हो रही है एग्रीकल्चर में और हर और दूसरे फील्ड में। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हैं? ऑल दीज थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स दी महाजनपदा, जिसकी वजह से आगे चलकर यू विल सी कि ये इस तरीके के जो बड़े बड़े स्टेट या कंट्री आपको देखने को मिलेगी। सो द कंटिन्यूअस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट अमंग द किंग्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटोरियल एंटिटीज कॉल्ड महाजनपद। अब ये ट्राइब्स हैं, ठीक है, अलग छोटे छोटे ट्राइब्स बटे हुए हैं। अब क्या है, इसमें से कोई एक जो ट्राइब है वो बड़ी पावरफुल है, तो वो क्या कर रही है कि छोटे छोटे को, ठीक है, वो कैप्चर कर रही है, या इकट्ठे होके ये ट्राइब जो है वो एक बड़े स्टेट का आप कह सकते हो उनका निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंचाला की अगर हम बात करें, सो पंचाला एक महाजनपद है। पंचाला रिप्रेजेंटेड द कमिंग टुगेदर ऑफ 5 स्मॉलर ट्राइब्स। तो 5 छोटी ट्राइब्स मिलके एक बड़ा एरिया बना रही है, जिसको हम पंचाला कह रहे हैं। और जो महा को यूज किया, जनपद है उसमें जो महा इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, so added to the term janapada clearly shows that it was a larger kind of political entity than the original जनपदास। तो जनपद छोटी एंटिटी है पॉलिटिकल, और आपको महाजनपद जो है वो एक बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जहां पे जो राजा है उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। सो ये है महाजनपद के बारे में। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुतारा निकाया, ठीक है, उसमें हमें इसके बारे में रेफरेंस मिलता है। देयर इज अ रेफरेंस ऑफ 16 महाजनपदास, ठीक है। और ये जो महाजनपद है, यहाँ पे 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। एक तो मोनार्किकल, जहां पे जो राजा है वो रूल कर रहा है, दूसरी गण संघ या रिपब्लिकन, जहां पे जो लोग हैं वो जनता जो है वो राजा को चुन रही है, ठीक है। सो ये था अबाउट दी जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दी महाजनपदास। ये लोग कौन थे, कहाँ से, कैसे ट्राइब्स बट इकट्ठे होके जो स्टेट बना रही है या बड़ी कंट्रीज या जिसको हम महाजनपद कह रहे हैं वो बना रही है। तो ये सब था। अब हम डिस्कस करेंगे सारे महाजनपदास को। तो पहले हम देखेंगे कि कौन से ये 16 महाजनपद हैं और उनकी कैपिटल क्या है और मॉडर्न कौन सी उनकी लोकेशन है। तो इसमें सबसे पहले आता है काशी। तो काशी एक महाजनपद है और इसकी कैपिटल थी वाराणसी, और ये है मॉडर्न बनारस। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोसाला, जिसकी कैपिटल है श्रवस्ती, और ये है मॉडर्न अवध। नेक्स्ट है अंगा, और अंगा की कैपिटल है चंपा, और ये कवर करता है मॉडर्न भागलपुर का एरिया। नेक्स्ट आता है मगध, इसकी कैपिटल है राजगृह, और गिरवी राज भी बोलते हैं इसको, और आगे चल के ये इसकी कैपिटल बन जाती है पाटलिपुत्र। तो मगध जो टेरिटरी है, आप याद रखना महाजनपद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मगध है इनके एक तो रूलर्स बहुत पावरफुल आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे जितने भी 16 महाजनपद है, ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग 15 महाजनपद है मगध को छोड़ के, ये सबको क्या है कैप्चर कर लेगा। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर, जो आप राइज देखोगे मगध एम्पायर का, वो देखोगे। आगे चलकर इसी एरिया में मगध ही मेन सेंटर होता है। मौर्यन एम्पायर भी आप देखोगे, फिर आगे फर्दर आप गुप्ता देखोगे। तो मगध इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मगध है। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद आता है छेदी, इसकी कैपिटल है सुक्ति महीनी,
और ये है मॉडर्न बुंदेलखंड। नेक्स्ट है कुरु। कुरु की कैपिटल है हस्तिनापुर एंड दिस इज मॉडर्न दिल्ली एंड सराउंडिंग टेरिटरीज। नाउ नेक्स्ट इज वत्सा। वत्सा और वमसा भी कहते हैं इसको। इसकी कैपिटल है कौशाम्बी, जिसको संस्कृत में कौशाम्बी भी बोलते हैं, और ये है मॉडर्न कोसाम नियर अलाहाबाद। नेक्स्ट आता है इसके बाद पंचाला। पंचाला की कैपिटल है अहिच्छत्र और ये है मॉडर्न रोहेलखंड एंड सम पोर्शंस ऑफ सेंट्रल दोआब। नेक्स्ट इज मत्स्य और इसको मच्छा भी बोलते हैं। इसकी कैपिटल है विराटनगर, जो है इट इज अ पोर्शन ऑफ मॉडर्न जयपुर इन राजस्थान। नेक्स्ट इज सुरसेना। सुरसेना क्या है? इसकी कैपिटल है मथुरा और ये है मॉडर्न मथुरा। देन असाका और इसको अस्माका भी बोलते हैं। इसकी कैपिटल है पट्टन और इट इज सिचुएटेड ऑन द गोदावरी। नाउ नेक्स्ट इज अवंती। इसकी कैपिटल है उज्जैन और ये है सेंट्रल मालवा का रीजन। नाउ नेक्स्ट आता है गांधार। तो गांधार क्या है? इसकी कैपिटल है तक्षशिला और ये है इट इंक्लूडेड प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एंड द कश्मीर वैली। नेक्स्ट आता है इसके बाद कंबोज। इसकी कैपिटल है पूंछ और ये है मॉडर्न राजौरी और हाजरा। और इसके बाद आता है वाजी। वाजी की कैपिटल है वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और ये है नॉर्थ ऑफ द गंगा अप टू द हिल्स ऑफ नेपाल। तो ये प्रेजेंट एरिया है। उसके बाद आता है मल्ला। तो मल्ला की दो कैपिटल्स है, पावा और कुशीनगर। तो आप देखोगे जो ये टेरिटरीज है ये भी आगे जो महाजनपद है ये फर्दर डिवाइडेड है। तो मल्ला जो महाजनपद है ये दो एक किंगडम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, दो एरियाज में डिवाइडेड है। एक की कैपिटल है पावा और दूसरे की कुशीनगर। सो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो महाजनपद है ये आपको गंगा यमुना वैली में देखने को मिलेंगे और हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता है अबाउट द किंगडम ऑफ असम, बंगाल, उड़ीसा, सिंध एंड ऑफ द फार साउथ। तो इन एरियाज के हमें कोई मतलब सिटीज या महाजनपद का रेफरेंस नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें ऐसा लिखा गया है कि ये जो महाजनपद थे, ठीक है, ये आपस में दोस्त तो थे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर वो फ्रेंडशिप भी थी तो वो किसी रीजन की वजह से थी। तो आपस में इनमें काफी जेलसी थी, ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी। ठीक है, तभी हम देखते हैं प्राचीन समय पे क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्चुअली इंडिया जो हम प्रेजेंट डे एक नेशनल एंटिटी के तौर पे देखते हैं वो चीज पहले नहीं थी। पहले क्या था कि छोटे छोटे किंगडम्स में जो हमारा पूरा एरिया डिवाइडेड है और ये जो छोटे छोटे किंगडम्स है ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये हर कोई एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी चाहता है। तो जैसे जो स्ट्रॉन्गर है वो क्या कर रहा है, वीकर को कैप्चर कर ले रहा है। तो ये चीज आपको शुरुआत में प्राचीन समय पे अगर हमें देखें तो ये देखने को मिलती है। तो जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को क्रश करके उसको अपने एरिया में कैप्चर कर लेता है। तो एंड में आप देखेंगे कि जितने 16 महाजनपद है ये आपस में लड़ रहे हैं और आखिरी में 4 पावरफुल महाजनपद रह जाते हैं, इंपॉर्टेंट किंगडम जो है मगध, कोशाला, अवंती एंड वात्सा। एंड एंड में इन दी एंड यू विल गोइंग टू फाइंड मगध। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट जो है किंगडम हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया अबाउट दी 16 Mahajanpads and its capital. Now we will talk about the some important महाजनपदास। तो उनके बारे में और उनके बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे हम। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं उसमें से सबसे पहला है कुशाला। तो थोड़ा कुशाला के बारे में जानते हैं हम। तो कुशाला जैसे हमने बताया कि कुशाला की कैपिटल है श्रावस्ती और ये मॉडर्न अवध है। ठीक है, और literary references indicate that how Kosala emerged out of an assimilation of many smaller principalities and lineage. तो बड़ी सारी छोटी छोटी ट्राइब्स या प्रिंसिपैलिटी बन के मिलके या लिनेज मिलके एक बड़ा हमें एक किंगडम महाजनपद देखने को मिलता है जो है कुशाला। जो साक्याज हैं उन्होंने, अब ये जो क्या है कि आप देख रहे हो कि कोई धीरे धीरे जो कुछ महाजनपद हैं, कुछ किंगडम्स हैं वो पावरफुल हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो वीकर है उनको मजबूर कर रहे हैं उनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करने के लिए या उनको टोटली कैप्चर कर ले रहे हैं। तो चाक्यास जो है उन्होंने, ओवरलॉर्डशिप क्या होती है कि हम आपको अपना राजा मानते हैं और आप उसके बदले में हम आपको ट्रिब्यूट पे करेंगे, तो वही चीज है। और इसके बाद मझिमा निकाया जो है जो हमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ठीक है, उसमें मजिमा निकाया जो है इट रेफर्स टू बुद्धा एज कुसालन। तो इस स्क्रिप्चर में हमें बुद्धा क्या बताए गए, कुसालन के तौर पे कि वो एक कुसालन है। तो देखो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है
अगेन आई विल रिपीट कि बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म स्क्रिप्चर से मिल रही है। तो ये जो भी रूलर्स हम पढ़ेंगे हर एक किंगडम के, ये सब क्या है, ये कंटेम्प्ररी है किसके, महात्मा बुद्ध के। सो सिमिलरली आप देखेंगे कि बुद्धा के टाइम पे जो प्रसन्नजीत जो थे, ही वाज द रूलर ऑफ कोसाला। तो कोसाला का रूलर था प्रसन्नजीत, एंड प्रसन्नजीत के काफी अच्छे रिलेशन थे बुद्धा के साथ। और जब कभी भी उनको कोई दिक्कत होती थी प्रसन्नजीत को, तो वो हमेशा बुद्धा जी के पास एडवाइस के लिए जाते थे। और प्रसन्नजीत और जो किंग अजातशत्रु है, ये किंग अजातशत्रु कौन है, ये मगध का रूलर है। मगध को खैर हम अभी थोड़ा सा ही करेंगे डिटेल में, बिकॉज इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है राइज ऑफ मगधन एम्पायर, तो उसमें हम उसको डिटेल में करेंगे। तो जो अजातशत्रु है और प्रसन्नजीत है, दोनों के बीच में राइवलरी है, ठीक है, और वो आपस में लड़ते ही रहते हैं काफी लंबे समय तक। और अल्टीमेटली दोनों के बीच में शांति कब स्थापित होती है, जब प्रसन्नजीत जो है ही अग्री टू मैरी हिज डॉटर टू अजातशत्रु, कि अपनी बेटी की शादी जब वो अजातशत्रु से करा देता है, तब दोनों के बीच में शांति स्थापित होती है। बट आगे चलकर क्या होता है, जो प्रसन्नजीत का बेटा है विरुधका, वो रिवोल्ट कर देता है अपने पिता के खिलाफ। तो जिसकी वजह से जो प्रसन्नजीत है वो अजातशत्रु के पास जाते हैं मदद मांगने। बट अनफॉर्चुनेटली राजगृह पहुंचने से पहले ही मतलब बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होते हैं कि वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड द किंगडम ऑफ कोशाला, जिसकी वजह से काफी उसको इनसिक्योरिटी होती है, कोई अच्छा रूलर नहीं होता जो पूरे किंगडम को बैलेंस कर पाए, और एंड में जाके जो कोशाला है वो मगध के साथ मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम आता है और महाजनपद, दैट इज वत्स। तो वत्स जो इसको हम वमसा भी बोलते हैं, ये इसकी कैपिटल क्या है वत्स की, कोशाम्बी, ठीक है, और ये है मॉडर्न कोसाम नियर इलाहाबाद। तो ये टेरिटरीज हैं। और दिस टाउन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना एंड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, क्योंकि यमुना नदी के किनारे पे है, तो यहाँ से क्या होता है, ट्रेड एंड कमर्स के लिए अच्छा होता है, तो इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। और यहाँ पे मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है आपको। एंड बुद्धा जी के समय पे अ पावरफुल किंग नेम उदयन रूल्ड ओवर दिस किंगडम। तो यहाँ का जो रूलर था वत्स का, बुद्धा के टाइम पे वो था उदयन। एंड इसके जो रिलेशन है विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ मगध एंड अवंती वर नॉट कोऑर्डियल, बिकॉज वाई, अच्छे रिलेशन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं, हर किसी को एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी चाहिए, हर किसी को अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए इन सबके बीच में आपस में लड़ाइयां चली ही रहती हैं। सो उदयन हैड टू फाइट कंटिन्यूअसली अगेंस्ट अजातशत्रु द किंग ऑफ मगध, तो उनके साथ कंटिन्यूअसली इनकी लड़ाई चलती रहती है। एंड जो प्रद्योत है जो कि है किंग ऑफ अवंती, उनके साथ भी इनकी कंटिन्यूअसली फाइट हमें देखने को मिलती है। अब क्या है कि अब अपने किंगडम को स्ट्रेंथन तो करना है, कैसे मजबूत करें, तो उसके लिए वो मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं, शादी का एक संबंध बनाते हैं। इसका मैट्रिमो आप देखोगे कि ये राजा बहुत करते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। वो क्यों करते हैं, जिससे कि जो उनके दुश्मन है वो दोस्त बन जाए, ठीक है, जिससे कि एक फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हो सके। तो वही करते हैं, ये पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस मगध के साथ, अवंती और अंगा के साथ, जिससे कि थोड़ा ये किंगडम जो है वो स्ट्रांग हो पाए। हाउएवर आप जब देखेंगे कि उदयन का डिमाइज हो जाता है, तो उनकी डेथ के बाद कोई अच्छा सक्सेसर नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग सक्सेसर, सारे सक्सेसर्स वीक होते हैं और वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर जो वत्स किंगडम है वो किसमें मर्ज हो जाता है, अवंती में। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं अवंती की। सो अवंती जो किंगडम है, इट कंप्राइज ऑफ द मालवा रीजन और इसकी कैपिटल है उज्जैन। सो पुराना जो है, ठीक है, उसमें पुराना एट्रीब्यूट द फाउंडेशन ऑफ अवंती टू वन ऑफ द क्लैंस ऑफ द यादूस। तो वो बताते हैं कि यादूस जो थे वो अवंती के ही थे, और सो द अवंती टू वन ऑफ द क्लैंस ऑफ द यादूस कॉल्ड द हैया। तो एक क्लैन थी जिसको हैया बोला जाता था, तो वहां से ये अवंती का रेफरेंस हमें मिलता है। एंड द रूलर ऑफ अवंती एट द टाइम ऑफ बुद्धा वाज चंद पजोता और प्रद्योत। तो बुद्धा के समय पे यहाँ का राजा था प्रद्योत, या इसको हम चंद पजोता भी कहते हैं। एंड ये अगेन ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ उदयन द किंग ऑफ वत्स, एंड ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट उदयन बट वाज डिफीटेड एंड हैड टू मैरी हिज डॉटर टू हिम। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अवंती और उदय जो वत्स का रूलर था उदयन, उनके बीच में फाइट चल रही है, जिसमें पहले अवंती के जो रूलर है प्रद्योत वो हार जाते हैं, जिसकी वजह से
उनको अपनी बेटी की शादी इस जो अवत्स का रूलर है उदयन उनसे करानी पड़ती है. So Pradyot had matrimonial alliances not only with Udayan of Koshanbi but also with the Sursena of मथुरा. तो आप देखेंगे कि ये दिस इज अ वेरी कॉमन पॉलिसी उस टाइम पे कि ये सारे जो है मेट्रीमोनियल अलायंस बना रहे हैं जिससे कि जो उनकी जो किंगडम है वो और मजबूत हो सके. तो यही मेट्रीमोनियल अलायंस उन्होंने उदयन के साथ भी बनाया है और जो सुरसेना है मथुरा के उनके साथ भी बनाया अवंती के रूलर प्रद्योत ने. प्रद्योत जो है वो अपनी क्रूएलिटी और फेरोसिटी के लिए काफी जाने जाते थे, काफी गुस्सैल थे और बहुत ही क्रूअल थे. और इसकी वजह से जो अजात शत्रु है जो कि मगध के राजा हैं उन्होंने अपनी कैपिटल को भी फोर्टिफाई किया हुआ था, किला बंद किया हुआ था. किला बंद आपको पता है किला लोग क्यों बनवाते हैं उस समय पे, रूलर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट्स बनवाते थे. तो उन्होंने फोर्टिफाई किया हुआ था. But although Pradyot was cruel and ferocious by nature, he later adopted Buddhism. तो आप देखेंगे उस समय पे जैसे हम अगर अशोक की भी बात करें तो बड़े सारे ऐसे रूलर रहे हैं जो कि शुरुआत में तो बड़े ही क्रूअल एंड कैलस थे बट आगे चलकर दे अडॉप्टेड बुद्धिज्म और फिर वो बड़े ही पीस लवर बन जाते हैं, शांति की स्थापना होती है एंड वो चीज है. तो वो आप देखेंगे उस समय के रूलर्स में. तो सिमिलरली प्रद्योत जो है वो भी ऐसा ही करते हैं, आगे चलकर बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से बिकॉज ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म तो दिस अवंती बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एक्टिविटीज. ठीक है. एंड हाउ एवर द किंगडम ऑफ अवंती वाज सीडेड टू मगध इन 5th सेंचुरी बीसी. तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही ये एरियाज वीक होते हैं, किंगडम वीक होते हैं तो इनको कोई स्ट्रॉन्गर किंगडम स्पेशली हम देखेंगे मगध वो कैप्चर कर लेता है. तो आगे चलकर अवंती भी मगध के साथ मिल जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे मगध की. मगध जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम. जो मगध का किंगडम है इसका एरिया है जो है मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ठीक है. शुरुआत में आप देखेंगे कि जो इसकी कैपिटल थी वो गिरवीराज और राजक्रिय थी, बाद में चलकर इसको पाटलिपुत्र बना दिया गया था. और जो अर्लियर डेनेस्टी थी मगध की इट वाज फाउंडेड बाय बृहद्रथ. बट लेटर ऑन आप देखेंगे कि जो बिंबिसार और अजात शत्रु है इनके टाइम पीरियड में यहाँ पे आपको वंडरफुल प्रोग्रेस देखने को मिलती है हर एक एरिया, हर एक फील्ड में. ठीक है. आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी एंड दे आर एक्चुअली क्या बोलते हैं दे आर एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर. तो वो भी चीजें वो कर रहे हैं. साथ में दे आर मेकिंग गुड पॉलिसीज मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू अपने एरियाज को बड़ा कर रहे हैं. फ्रेंडशिप रिलेशन बना रहे हैं. इस तरीके से आप इनके टाइम पे बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो मगध है वो काफी प्रोग्रेस कर रहा है. तो खैर इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ बिकॉज लेटर ऑन भी हमने मगध का पढ़ना है, उसको डिटेल में हम वहां पे कर लेंगे. दीज टू आर द इम्पोर्टेंट रूलर्स बिंबिसार एंड अजातशत्रु जिन्होंने लेटर ऑन ऑलमोस्ट सारी टेरिटरीज को, सारे महाजनपद को अपने अंडर कर लिया है. नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं अंगा की. जो अंगा है इट वाज एन एंशिएंट एंड पावरफुल किंगडम बिफोर द टाइम ऑफ बुद्धा. तो बुद्धा से भी पहले हमें पुराने समय पे अंगा का पता चलता है और ये हमें इसके बारे में हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मालूम चलता है. एंड बुद्धा के टाइम पे अंगा और मगध जो है दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर. नेचुरली एवरीबडी इज फाइटिंग विद एवरीबडी इस समय पे. तो अंगा और मगध के बीच में भी फाइट चल रही है. और in the middle of the 6th century BCE, Bimbisar, the king of Magad, killed Brahmadat. तो जो अंगा का रूलर है, he was the last independent ruler of Anga, Brahmadat. इसको जो बिंबिसार है वो हरा देते हैं और मार देते हैं एंड इस तरीके से वो ये जो अंगा है उसकी कैपिटल सिटी चंपा है उसको कैप्चर कर लेते हैं. और इसके बाद जो अंगा है इट बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग एम्पायर ऑफ मगध. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं काशी की. Of the 16 Mahajanpadas, Kashi seems to have been the most powerful in the beginning. तो शुरुआत में आप देखते हैं काशी काफी पावरफुल था एंड इट वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड और ये अपने सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी काफी फेमस था. और जो पतंजलि ने अपनी महाभाष्य लिखी है उसमें ही रेफर्स टू काशी क्लोथ, तो उन्होंने तारीफ करी है, वो बताते हैं इसके कपड़े के बारे में. एंड इसके अलावा जो जातक्स है, जो बुद्धिस्ट जातकास हैं, दे ऑल्सो मेंशन द सुपरियोरिटी ऑफ इट्स कैपिटल बनारस ओवर अदर सिटीज. तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं, ये रेफरेंसेस से हमें ये मालूम चलता है कि काशी एक इम्पोर्टेंट टाउन था. एंड जो बुद्धिस्ट सोर्सेज है उससे ये पता लगता है
कि जो उसके जो नेबरिंग टेरिटरीज थी, जो किंगडम्स थे, जैसे कुशाला, असाका, तो अगर हम उनसे कंपेयर करें तो दिस वाज अ वेरी पावरफुल किंगडम। बट इन द बुद्धा's टाइम काशी लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल पावर। तो लेटर ऑन आप देखेंगे बुद्धा के समय पे वो उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली ये भी जो काशी है इसको कौन कैप्चर कर लेता है? मगध किंगडम। तो ये उसका इंटेग्रल पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरु की। तो कुरु के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। कुरु ट्राइब बड़ी एंशिएंट ट्राइब थी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड प्रोमिनेंट ऑफ द इंडो आर्यन ट्राइब्स, ठीक है। So the Buddhist literature has many references to the Kuru country and its princess महाभारत की जो महाभारत टेक्स्ट है उसमें इसके बारे में हमें पता लगता है कि जो कुरु की दो फैमिलीज है, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। बट बुद्धा के टाइम पे यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? कौरव्य। सो एक जैन टेक्स्ट है। तो बुद्धा आप देखेंगे कि जब भी इसके बाद भी जब मॉडर्न एम्पायर भी करेंगे, बाद में भी करेंगे, तो आप देखोगे कि जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है दोनों अपना अपना रेफरेंस दे रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम ही चीज मिल रही है, अलग अलग चीजें भी देखने को मिलती है। जैसे कि बुद्धा टेक्स्ट में हमें कौरव्य का रेफरेंस मिलता है, वेरस जैन टेक्स्ट में हमें लिखता है कि यहाँ पे किंग रूल करते थे जो थे इशुकरा। तो इस टाइप का आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा। वो हम लेटर ऑन भी जब आगे के टॉपिक्स करेंगे उसमें भी आई विल गोइंग टू टेल यू। Now, the kingdom did not have absolute monarchy, which is proved by reference to many political centers in this area. And Hastinapur, Indraprasth, Ishukara are each mentioned as the capital of the Kurus, having their own chief. तो basically क्या था कुरु के साथ? एक कोई monarchical एक ऊपर एक राजा नहीं था जो सबको चलाता था। जो कुरु था वो अलग अलग आप देख सकते हो एरियाज में डिवाइडेड था, और हर एक एरिया की अपनी कैपिटल होती थी और उनके अपने चीफ होते थे। तो इस तरीके से जो कुरुस था वो बुद्धा के टाइम पे आप देखोगे कि वो डिवाइडेड था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचाला की। तो पंचाला सिमिलरली जैसे कुरु की तरह इट वर मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड विद द वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि हम लेटर वैदिक पीरियड में महाभारत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसी तरीके से पंचाला का रेफरेंस भी हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। एंड इट हैड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ स्किलफुल फुट सोल्जर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट किंगडम था और इसकी आर्मी काफी अच्छी थी, अपनी आर्मी के लिए ये फेमस था। द पंचाला कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्दर्न और सदर्न पंचाला में। एंड अब क्या होता था कि अब ये जो ये डिवीजन है उसका बेसिस क्या है? तो उसको पार्ट करने के लिए बीच में जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज का वो यूज करते थे। तो रिवर भागीरथी जो थी वो इट वाज द डिवाइडिंग लाइन। तो एक तरफ नॉर्दर्न पंचाला था, दूसरी तरफ सदर्न पंचाला था। सो अकॉर्डिंग टू द महाभारत, नॉर्दर्न पंचाला हैड इट्स कैपिटल एट अहिछत्र। तो नॉर्दर्न जो पंचाला है उसकी राजधानी है अहिछत्र, जो कि सदर्न पंचाला है उसकी राजधानी थी कंपिल्य। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद वाजी। जो वाजी है और वृजी भी बोलते हैं इसको किंगडम, इट अपीयर्स टू हैव कंप्राइज द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ 8 और 9 allied clans। तो ये एक कोई पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं है, ये बड़ी सारी क्लैंस या प्रिंसिपैलिटीज इकट्ठे, 8 और 9 प्रिंसिपैलिटीज क्लैंस मिलके ये वाजी बनाती हैं। और इनमें से कुछ प्रोमिनेंट जो ट्राइब थी वो थी विदेहास, लिच्छावीज, जनात्रिकास एंड वाजीज। और भी कुछ क्लैंस थी जैसे उग्रास, भोगास, कौरव्स एंड ऐक्शवाकास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस समय के इनकी क्लैंस थी। और हमें जो कंटेम्प्रेरी जो समय के टेक्स्ट है उसमें इसका रेफरेंस मिलता है कि ये जो वाजी था इट वाज यहाँ पे आपको गण संघ देखने को मिलता है, मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो लोग हैं वो अपना जो नेता था वो चुनते थे, वो पॉलिटिकल जो मैटर्स है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और कैपिटल ऑफ बोथ छावीज एंड वाजीज वाज एट वैशाली। तो इन दोनों की कैपिटल वैशाली में थी। और the battle for political preeminence among the three kingdoms of Kashi, Koshala and Magad and Ganasang of the Vajis lasted for a long period of time। तो आप देखेंगे कि फाइट चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कोई एक दूसरे के ऊपर। तो ये आपको क्या, ये नेचुरल उस टाइम का फिनोमिना था, वो चलता ही रहता था। इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। पर जो वाजी आप देखेंगे ये काफी लंबे समय तक इस किंगडम ने लास्ट किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्ला की।
तो जो मल्ला है, इट वाज अ स्मॉल बट पावरफुल किंगडम इन ईस्ट इंडिया, एंड बुद्धा के टाइम पे इट वाज अ गणसंघ। तो आपको दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है महाजनपद में, एक तो मोनार्किकल, दूसरी रिपब्लिकन है। तो माला में या वाजी में हमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। सो जो माला, इट हैड अ फर्स्ट एट फर्स्ट अ मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब शुरुआत में वो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेटर ऑन आप देखेंगे वो गणसंघ बन जाती है। सो मल्ला किंग शुरू में था ओकाका, जिसको इक्ष्वाकु कहते हैं। इट हैज बीन मेंशन्ड इन कुशा जातका, and before Bimbisar's time the monarchy had been replaced by republican form of the government। तो मल्ला जो है, शुरुआत में वहां पे मोनार्की थी, बाद में गणसंघ बन गया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बन जाती है। और ये जो मल्ला का किंगडम है, ये अगेन ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, और इसको डिवाइड करने के लिए जो बाउंड्री थी, जो रिवर ककुथा थी, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी। तो एक तरफ के जो पार्ट था उसकी कैपिटल थी कुशीनगरा, और दूसरा जो पार्ट था उसकी कैपिटल थी पावा। सो दिस वाज अबाउट मल्ला। और लास्ट आते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है, गंधार एंड कंबोज। तो आपको जहां पे जो भी हमें एंशिएंट टेक्स्ट मिलते हैं, जब वहां पे गंधार का नाम मिल रहा है, तो उसके साथ ही हमें कंबोज का भी नाम देखने को मिलता है, कंबोज महाजनपद का। एंड गंधारा रूल्ड बाय पुकासती। ठीक है, तो ये हमें रेफरेंस मिलता है। इसके बाद दीज जनपदास वर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैड एन इंडिपेंडेंट मोनार्किकल सेटअप एंड दे वर अ पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट। तो क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे मोनार्किकल सेटअप था, और इट वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट में पड़ता था। और इसके साथ साथ देखो क्या है कि जो गंधार और कंबोज हैं, इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने अटेंशन नहीं दिया। मतलब जो बाकी के महाजनपद है, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर अटेंशन नहीं दिया, इसको कैप्चर नहीं किया। और वही सेम चीज आप देखेंगे कि गंधार और जो कंबोज किंगडम है, इन्होंने भी बहुत मेहनत नहीं की थी कि ये और बाकी किंगडम्स को उनको अनेक्स करे। तो ये चीज है, तो काफी लंबे समय तक जो गंधार और कंबोज है वो इंडिपेंडेंट रहे, उनकी अपनी मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफी लंबे समय तक चलती रहे। कब तक? टिल द टाइम ऑफ द नंदास। ठीक है, तो नंदास तक ये इंडिपेंडेंट थे, बाद में जाकर फिर ये अगेन जो मगध एम्पायर है उसमें मर्ज हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द महाजनपदास। इसका आई थिंक इतना ही करते हैं हम। सो दिस वाज अबाउट द महाजनपद, जिसमें हमने देखा कि जो जनपद का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो लोग, वो ट्राइब के लोग जो जहां पे जिस जमीन पे वो पैर रखते हैं और सेटल होते हैं, तो वो जनपद बन जाती है। वो उसी के आगे हमने महा लगा दिया है कि ये जो ट्राइब्स है, ये जो पहले हम क्लैन सिस्टम देखते थे, ये सब अब इकट्ठा हो रही हैं, इनका एरिया बड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज में डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेड, कमर्स, क्राफ्ट, हर चीज में प्रोग्रेस एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से बड़े बड़े टाउन्स हमें नजर आते हैं, जिसकी वजह से रूलर बड़े पावरफुल हो गए हैं। तो हमने 16 महाजनपद देखे, उनकी कैपिटल देखी। ठीक है, मॉडर्न एरियाज क्या है, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस भी किया। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू like my video to please subscribe my channel, share, comment. Thank you so much for watching। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, that will be on rise of मगधन एम्पायर। तो प्लीज वीडियोस को देखते रहिए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूव भी करूं तो भी प्लीज डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ।